क्योंकि इंडिया के पास बांग्लादेश के लिए प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। इंडिया से बांग्लादेश प्याज टमाटर तो ले सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है देने को जितना बांग्लादेश को चाहिए। इंडिया से बांग्लादेश आलू पालक ले सकता है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो रिलेशन बेहतर रहे हैं, इस वजह से बांग्लादेश आगे कभी नहीं बढ़ पाया और पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे, सिर्फ इंडिया की वजह से। और इंडिया जो है वो जब भी बांग्लादेश जाता है नरेंद्र मोदी, तो एक ही नारा हमें सुनाई देता है, बांग्लादेश के लिए मैंने खून बहाया, बांग्लादेश के लिए मैंने सतरयान किया, बांग्लादेश के लिए मैं जेल गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी कुछ भी हमें नहीं कहते हुए नजर आते, और जब भी ये विजिट पे जाते हैं ये एक ही बात करते हुए नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ कि मैंने बांग्लादेश के लिए क्या किया, मैंने बांग्लादेश पे कितने एहसान किए और बांग्लादेश को मैं कितना अहमियत देता हूं। तो ये चीज़ें आम रही हैं, और जब ये इंडिया में कैंपेन करते हैं अपने इलेक्शन की, तो उसमें नफरत अमेज रवैया इख्तियार करते हुए हमें नजर आते हैं। आज बात करने वाले हैं उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के दूसरी साइड पे रह जाता है, तो बांग्लादेश के अंदर इसकी आज तक एम्बेसी नहीं है। बांग्लादेश के साथ ये हिस्सा कटा हुआ है, नॉर्थ वाला। तो ये हिस्सा क्यों कटा हुआ है? और अब उज़्बेकिस्तान बांग्लादेश के ढाका में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, और आज बांग्लादेश को बने हुए 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 50 साल बाद उज़्बेकिस्तान बांग्लादेश ढाका के अंदर अपनी एम्बेसी बनाने जा रहा है। तो उसकी मेन वजह सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इंडिया की वजह से पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान की दूसरी साइड पे कभी भी कोई भी ट्रेड करने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो यही वजह है कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे बढ़ाई जाएगी, रिश्तों को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो आज वीडियो देखते हैं इसके बारे में, न्यू क्या रिपोर्ट आ रही है बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान के बारे में। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 3 गो। नाज़रीन, ज़माना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, मुल्कों के इंटरेस्ट्स बदल चुके हैं, दुनिया के नक्शे बदल चुके हैं। दुनिया आज 1980s और 1990s की दुनिया नहीं है। आज अगर कोई मुल्क 80s और 90s में रहता है तो दुनिया इसको रौंदते हुए, उसको बिल्डोज करते हुए आगे निकल जाती है। इंडिया से आज तक आपको 1971 का गाना ही सुनने को मिला है। जब भी कोई इंडियन नेता, इंडियन मंत्री, इंडियन फोर्सेस का चीफ बांग्लादेश आ रहा होता है, तो एक ही तरह का टेप रिकॉर्डर आपको हमेशा बजता हुआ सुनाई देगा, जिसमें इवन सेंटेंसेस भी सेम होते हैं। वीर जवान 1971, मार देंगे, काट देंगे, कूट देंगे, पीट देंगे, ब्लड रिलेशंस, दरिया, पहाड़, नदियां, तितलियां, फूल, कलियां, पारो, देवदास, अमरीशपुरी। हर बार आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों है? एक ही चीज बार बार क्यों रिपीट हो रही होती है जब भी कोई इंडिया का नेता बांग्लादेश आ रहा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज बार बार क्यों हो रही होती है? क्योंकि इंडिया के पास बांग्लादेश के लिए प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। इंडिया से बांग्लादेश प्याज टमाटर तो ले सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है देने को जितना बांग्लादेश को चाहिए। इंडिया से बांग्लादेश आलू पालक ले सकता है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया के पास खुद के पास डिफेंस की वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस रीजन के बाकी पावरफुल मुल्कों के पास है। बांग्लादेश को एक लाइन ऑफ क्रेडिट देकर इंडिया 11-11 साल लगा देता है पैसे रिलीज करने में। अब जब किसी मुल्क के पास आज के लिए कुछ ना हो देने के लिए, और आपके मुस्तकबिल के लिए उसके पास कुछ ना हो, तो फिर वो आपको पास्ट में ही जिंदा रखेगा कि मित्रों 1971 में मैं जेल गया, मित्रों हमारी पुराने रिलेशंस, सचिन तेंदुलकर धोती कुर्ता एक जैसे कपड़े पहनते हैं, आप और हम एक जैसा खाते हैं, जय हिंद। इस किस्म के मखबूतुल हवास किस्म की चीज़ें आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी। आप अगर एक काम करें, 1980 में भी अगर आप स्पीचेज उठा के देख लें, इंडियन जो करता धरता है, उनमें भी आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी, आज भी आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो नई नस्ल है ये बड़ी होशियार है। ये बातें सुनकर कहती है कि दिस इज़ बोरिंग स्टफ,
आज के लिए क्या है आपके पास, हमारी बात करो, हमारे लिए क्या है, कहानी मत सुनाओ। ये नई नस्ल इस तरह की है। आज के बांग्लादेश का मुस्तकबिल चीन से है, सेंट्रल एशिया से है, मिडल ईस्ट से है, मुस्लिम दुनिया के साथ है। ये मुस्तकबिल है, इंडिया के साथ नहीं है। ब्रॉडर व्यू यूट्यूब के बाकी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से इसीलिए मुख्तलिफ है क्योंकि हम यहाँ आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते, फ्यूचर में दुनिया किस तरफ जा रही है ये भी बता रहे होते हैं। 5 महीने पहले हमने आपको नवंबर 2020 के अंदर अपने एपिसोड नंबर 148 के अंदर आपको बताया था कि ज़रा सा इंतज़ार कर लें, आपको क्लियरली नज़र आएगा कि बांग्लादेश तेज़ी के साथ अप्रोच करेगा सेंट्रल एशिया के मुल्कों को, और आपको क्लियरली नज़र आएगा कि वहाँ पर एंट्री मारने के लिए बांग्लादेश बहुत सारी कोशिशें करेगा। और जब ऐसा होगा तब बांग्लादेश के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस मज़ीद बेहतर होंगे, क्योंकि ये मुल्क गुजर गए हैं, ये मुल्क रूट्स हैं सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, जो कि लैंड लॉक्ड मुल्कों का एक ग्रुप है। और ये वो वक्त होगा जब आपको नज़र आएगा क्लियरली कि बांग्लादेश और इंडिया जो है इनकी आपसी ताल्लुकात में डिस्टेंस पैदा हो रहा है। इस एनालिसिस के पीछे रीज़न ये था कि बांग्लादेश की मार्केट बढ़ रही है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री बढ़ रही है। जिस मुल्क की मार्केट बढ़ती है, जिस मुल्क की इंडस्ट्री बढ़ती है, इसको एनर्जी की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी के सबसे बेहतरीन सोर्सेज मिडल ईस्ट के बाद कहाँ हैं? सेंट्रल एशिया। और बांग्लादेश ने इंडिया की वजह से इस मार्केट को टच ही नहीं किया हुआ। तो जैसे जैसे बांग्लादेश की इंडस्ट्री बढ़ेगी फ्यूचर में, बांग्लादेश का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया के मुल्कों में बढ़ेगा। दूसरा ये कि बांग्लादेश के जो फॉरेन रेमिटेंसेज है, इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट और यूरोप से आ रहा होता है। इसको डाइवर्स करने के लिए भी बांग्लादेश सेंट्रल एशिया के मुल्कों की तरफ देखेगा, वहाँ पर वर्कर्स भेजना चाहेगा। और इंडिया खुद बड़ी कोशिश करता रहा है इन मुल्कों से रिलेशंस बनाने के लिए। ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन इंडिया के लिमिटेशंस हैं कि इन मुल्कों की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं ये पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। ये सारे लैंड लॉक्ड मुल्क हैं और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं पाकिस्तान से। यानी अगर आप एयर के ज़रिए भी जाएंगे तो पाकिस्तान बीच में आता है, अगर आप लैंड के ज़रिए भी जाएं तो पाकिस्तान बीच में आता है। बांग्लादेश के रिलेशंस पास्ट में इसलिए ख़राब थे पाकिस्तान से क्योंकि अवामी लीग की सियासत पाकिस्तान मुखालिफ रही है। सेम जैसे मोदी साहब की जो सियासत है ये पाकिस्तान मुखालिफ रही है। अलबत्ता पब्लिकली ना बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के लिए इंडिया जैसी फीलिंग्स पाई जाती हैं, ना पाकिस्तान की पब्लिक में बांग्लादेश के लिए कोई ख़राब फीलिंग्स पाई जाती हैं। वैसे जैसे इंडिया के लिए ख़राब फीलिंग्स पाई जाती हैं, वैसे बांग्लादेश के लिए नहीं पाई जाती पाकिस्तान में। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से रिलेशंस जब भी इम्प्रूव करना चाहेगा, दैट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि पब्लिक लेवल पर दोनों जगहों पर काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। और अब शेख हसीना के स्टांस में आपको पाकिस्तान के लिए ज़रा सी नरमी नज़र आनी शुरू हो गई है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना की नज़र भी सेंट्रल एशिया की मार्केट्स पे है। चीन के साथ साथ सेंट्रल एशिया को वो फोकस कर रही हैं और इन दोनों इलाकों में पाकिस्तान हैज़ अ गुडविल और रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए, ख़ास तौर पर चीन के फार वेस्ट और सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी दिलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ पोर्ट्स दैट आर लिंक्ड विथ दीज एरियाज। अब जनाब इस सिलसिले में हुआ ये है कि बांग्लादेश ने उज़्बेकिस्तान से ऑफिशियली कहा है कि आप अपनी पहली एम्बेसी खोलें, काउंसलेट खोलें ढाका के अंदर, और उज़्बेकिस्तान खोलने जा रहा है। वेरी सून उज़्बेकिस्तान अपनी एम्बेसी, अपना काउंसलेट बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर खोलने जा रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश को 50 साल के ऊपर हो चुका है मुल्क बने हुए, और आज तक बांग्लादेश सेंट्रल एशिया से इतना कट ऑफ रहा है इंडिया की कैंप में होने की वजह से कि बांग्लादेश के अंदर कई सेंट्रल एशियन मुल्कों की एम्बेसी ही नहीं है, कॉन्सुलेट ही नहीं है। यानी इतने साल बांग्लादेश की कुल कायनात इंडिया ही रही है। हालांकि सेंट्रल एशिया, जैसे कि हमने कहा कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक है जो कि अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की जंग के बाद आज़ाद हुए थे, और मुस्लिम होने की वजह से इनके अंदर और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी कल्चरल सिमिलरिटीज़ आपको मिलेगी। दैट मीन्स पीपल टू पीपल रिलेशंस और टूरिज्म की जो इंडस्ट्री थी ये तो बड़े आराम के साथ डेवलप हो सकती थी इस सारे टाइम के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका पास्ट में। अच्छा, वैसे जो सुन्नी मुसलमान हैं इनके नज़दीक कुरान पाक के बाद सबसे अहम किताब इमाम बुखारी की सही अल बुखारी है, और अहादीस की किताबों में ये सबसे अहम बुक मानी जाती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इमाम बुखारी जो थे ये भी आज के उज़्बेकिस्तान वाले इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से इमाम बुखारी का ताल्लुक़ था, इसीलिए इनको बुखारी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लामी तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो समरकंद शहर को इस हवाले से आप एक स्पेशल मकाम पे देखेंगे, और ये भी उज़्बेकिस्तान के अंदर है। और उज़्बेकिस्तान ऑयल और गैस के हवाले से अमीर मुल्क है, यानी वहाँ पर बड़े रिसोर्सेज हैं एनर्जी के हवाले से।
जिनकी फ्यूचर में बांग्लादेश को मजीद ज़रूरत पड़ने जा रही है। और बांग्लादेश ने अब ऑफिशियली इन मुल्कों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ाएं। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो नेक्स्ट मरहला आता है, ये ट्रेड और टूरिज्म का मरहला आता है। और ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए एक रोल प्ले कर रहा होगा फ्यूचर में। और इस टाइम पे परहैप्स बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस इनमें मजीद दरारें आना शुरू हो सकती हैं वंस बांग्लादेश हैज़ अ गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल फिर भी एक शुरुआत ज़रूर हुई है बांग्लादेश की जानिब से सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी बनाने में। और वो यूं कि बांग्लादेश ने पहली बार अपने स्किल्ड वर्कर्स वहां भेजने शुरू किए हुए हैं, जिनके ज़रिए फिर बांग्लादेश में फॉरेन रेमिटेंसेज यानी बाहर का पैसा आ रहा होता है। ऐसे में गुड्स की एक्सपोर्ट अभी तक इस लेवल पर स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन सर्विसेज के लिए बांग्लादेश की जो सप्लाई है सेंट्रल एशिया में वो शुरू हो चुकी है, जिसमें मजीद बढ़ावा देने की ज़रूरत है क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। बहरहाल एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश को अपने ओवरसीज जो लेबर मार्केट है उसकी रिस्क को डाइल्यूट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गल्फ से गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी रिटर्न हुए हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्टरनेट जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए। तो जी ये थी वीडियो। और बिल्कुल जिस तरह से इंडिया कभी भी दौरा करता है, बांग्लादेश के विजिट पे जाता है, तो एक ही चीज़ बार बार जिक्र करते हैं, हम लोगों ने बांग्लादेश के लिए ये किया, हम लोगों ने खून बहाया, हम लोगों ने जेल गए, सत्याग्रहण किया, इस तरह के कुछ अल्फाज बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब। और 1980 से लेके अब तक जो भी विजिट पे जाता है यही चीज़ें बताने की कोशिश करता है। और ट्रेड जो है वो बांग्लादेश में कभी भी नहीं कर सकता, इंडिया कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ आलू टमाटर और ये प्याज वगैरह ही दे सकता है। तो अब बांग्लादेश के सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ रिक्वेस्ट की गई है अपनी एम्बेसी जो है वो ढाका के अंदर खोले, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और अब उज़्बेकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे जो होने जा रहे हैं। सिर्फ उज़्बेकिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान और साथ साथ दूसरे भी बहुत सारी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में, तो सबके साथ बांग्लादेश अब रिश्ते बेहतर बनाने जा रहा है। अब दूसरी साइड्स को छोड़ के अब बांग्लादेश इनके साथ भी रिश्तों को बेहतर बनाने की तरफ कदम उठा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।